के टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आजादी के महान नायक और भारत माता के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पे साहित्य टीवी की संपूर्ण टीम की ओर से देश के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। आज आपके सामने प्रस्तुत है लाल बिहारी लाल जी का लिखा हुआ आलेख, जिसे स्वरबद्ध किया है क्षमा जैन सिंघल ने। सुभाष चंद्र बोस का जन्म मशहूर वकील जानकी नाथ बोस के घर 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। इनकी माता का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ के कुल 14 संतान थी, जिनमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 5वें बेटे और 9वीं संतान थी। सुभाष का अपने सभी भाइयों में सबसे ज्यादा लगाव शरद चंद्र से था। शरद बाबू जानकी नाथ के दूसरे बेटे थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से प्राप्त हुई। 1909 में रविनेशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। सुभाष ने मात्र 15 वर्ष की आयु में विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। 1915 इंटरमीडिएट की परीक्षा द्वितीय श्रेणी से पास की। 1916 में बीए दर्शन शास्त्र प्रेसिडेंट कॉलेज में दाखिला लिया। इसी बीच प्रेसिडेंट कॉलेज में छात्र और शिक्षकों के बीच झगड़ा हो गया। इन्होंने छात्रों की ओर से मोर्चा संभाला, जिसका नतीजा यह हुआ कि इन्हें 1 साल के लिए कॉलेज से निकाल दिया गया और परीक्षा देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। वे सेना में जाना चाहते थे, पर आंखें खराब होने के कारण नहीं जा सके। तो फिर इन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनालय में रंगरूट के रूप में प्रवेश पा गए। सुभाष ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की और इनका कलकत्ता विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान रहा। इनके पिता की इच्छा थी कि वे सुभाष आईसीएस बने, किंतु आयु के हिसाब से मात्र एक ही चांस था। फिर भी पिता की बात मानकर 15 सितंबर 1919 में इंग्लैंड चले गए और 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास कर ली। इनकी वरीयता क्रम 4थे स्थान पर थी, परंतु इनके विचारों में स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद ने कब्जा जमा रखा था। अतः इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करने के बजाय देश हित में काम करने का सोचा और 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव आर.एस. मॉन्टेग्यू को आईसीएस से त्यागपत्र देने को लिखा गया। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रभावित होकर उनके साथ काम करना चाहते थे, इसलिए एक पत्र उन्हें भी लिखा गया। भारत आने पर रविन्द्रनाथ टैगोर के सलाह पर सबसे पहले मुंबई गए और महात्मा गांधी जी से मिले। गांधी मुंबई में मणि भवन में रहते थे। 20 जुलाई 1921 को गांधी और सुभाष की पहली मुलाकात हुई। गांधी जी कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। इसके बाद सुभाष कोलकाता आकर दास बाबू से मिले। उन दिनों गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। दास बाबू इस आंदोलन का बंगाल से में नेतृत्व कर रहे थे। इनके साथ सुभाष सहभागी हो गए। 1922 में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। विधानसभा के अंदर से अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए कोलकाता महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी से लड़कर जीता और दास बाबू कोलकाता के महापौर बने। उन्होंने सुभाष को मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दिया। सुभाष ने अपने कार्यकाल में महापालिका का पूरा ढांचा ही बदल दिया। सभी रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर भारतीय नाम रख दिए गए। बहुत जल्द ही सुभाष देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। सुभाष ने जवाहरलाल नेहरू के साथ कांग्रेस के अंतर्गत युवकों में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो कांग्रेस ने काले झंडे दिखाए। सुभाष ने इस आंदोलन का कोलकाता में नेतृत्व किया। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस में भावी संविधान बनाने का काम 8 लोगों को सौंपा गया, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू तथा एक सदस्य सुभाष भी थे। 1928 को कोलकाता अधिवेशन में सुभाष ने खाकी गणवेशन धारण कर सैन्य तरीके से सलामी दी। गांधी जी ने उन दिनों पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे, परंतु नेहरू और सुभाष पूर्ण स्वराज चाहते थे। फिर तय हुआ कि सरकार को 1 साल के लिए डोमिनियन स्टेटस के लिए समय दिया जाए, पर सरकार ने इनकी बातें नहीं मानी। 1930 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। तब तय हुआ कि 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में सुभाष राष्ट्रध्वज फहराकर एक विशाल मोर्चा का नेतृत्व कर रहे थे।
तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और गिरफ्तार कर लिया। सरकार से गांधी जी का समझौता हुआ और सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया, परंतु सरकार ने भगत सिंह और उनके साथियों को छोड़ने के लिए मना कर दिया। सुभाष ने गांधी जी पर समझौता तोड़ने का दबाव बनाने लगे, पर गांधी जी माने नहीं। इस घटना से सुभाष काफी नाराज हुए और उनका मानना था कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी टल सकती थी। सुभाष 1933 से 1936 तक यूरोप रहे और वहीं से आजादी के समर्थन में अपना योगदान देते रहे। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस की 91वें अधिवेशन में गांधी जी ने इन्हें अध्यक्ष बनाया, पर उनके कार्यशैली से संतुष्ट नहीं हुए। फिर 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में पी सीतारमैया को चुना गया। 3 मई 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ जापान के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज का गठन किया। इनके द्वारा दिया गया नारा जय हिंद आजादी का नारा बन गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा भी काफी लोकप्रिय हुआ। जर्मनी प्रवास के दौरान जर्मनी के सर्वोच्च नेता अडॉल्फ हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दी। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के अपने संबोधन में कहा था, दिल्ली चलो का नारा दिया। जापानी सेना के सहयोग से ब्रिटिश सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर लोहा लिया। 21 अक्टूबर 1943 में नेताजी ने आरजी हुकूमत आजाद हिंद की स्थापना की। वे इस सरकार के खुद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। इस सरकार को कुल 9 देशों में मान्यता दी गई। नेताजी ने आजाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति भी बने। 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी कहाँ लापता हो गए और उनका आगे क्या हुआ, ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अनुत्तरित रहस्य बन गया। इनके सम्मान में इनके 122वीं जयंती पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला नई दिल्ली में एक संग्रहालय का उद्घाटन किया था। देश के महान वीर सपूत को 125वीं जयंती पे शत-शत नमन। साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।